शादी के बाद पिया का घर प्यारा लगता है, लेकिन जैसे ही मेरी शादी मोहित से हुई मेरी तो दुनिया ही बदल गई। शादी को लेकर मेरे बहुत से सपने थे, लेकिन हमारी शादी के बाद मैंने महसूस किया कि मोहित खोए खोए रहते हैं, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होते थे। ये अजीब एहसास था जो हर समय मुझे परेशान करता रहता था। शुरू में मैं बहुत परेशान रही, लेकिन समय के साथ मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं उनसे सवाल करने लगी, आखिर आपका मिजाज मेरे साथ ऐसा क्यों है। मैंने कई बार उनसे पूछा, लेकिन वो मेरी बात को टाल जाते और कोई जवाब नहीं देते। समय गुजरता रहा, मैंने भी उनके इस बर्ताव पर समझौता कर लिया, ये सोचकर कि कुछ लोग पैदाइशी ऐसे ही होते हैं, ये भी शायद ऐसे ही होंगे। हो सकता है बचपन से इनका बर्ताव ऐसा ही हो। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बाकी सब कुछ ठीक था। देखते देखते टाइम आगे बढ़ गया और हमारे 4 बच्चे हो गए, एक बेटा और 3 बेटियां जो हम दोनों की जान थे। और हमने उनकी बहुत अच्छी परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ सिखाया और फिर उनके शादियों का टाइम भी आ गया। पहले तीनों बेटियों की शादी की, फिर बेटे के लिए बहू की तलाश शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि इस ज़माने में बेटियों के अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है जैसे बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल है, वैसे ही बेटों के लिए भी दुल्हन ढूंढना आसान नहीं होता। क्योंकि बहू को घर में आकर घर संभालना होता है, नस्लों को बढ़ाना होता है। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो सारा घर खराब हो जाएगा। खैर, बहुत दिनों के बाद जाकर मेरी तलाश खत्म हुई और मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसका नाम चंपा था। पहले तो मैं और बेटियां उनके घर आती जाती रहती, पर जब फैसला हो गया कि इसी लड़की को बहू बनाना है तो मोहित से कहा, अब आपको साथ चलना होगा, आप भी लड़की को देख लें। जब मोहित फैमिली के साथ उनके घर गए तो लड़की को एक नज़र देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जैसे कोई खोई हुई चीज़ उनको मिल गई हो। मेरी नज़रें उनके चेहरे पर टिकी थी कि देखती हूँ मेरे पति को लड़की कैसी लगती है। मुझे भरोसा था उन्हें वो बच्ची ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि वो थी ही बहुत खूबसूरत और संस्कारी। मगर जब मैंने पति के माथे पर पसीना देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। दिसंबर का महीना और बहुत सर्दी थी, भला ऐसे मौसम में उनके माथे पर पसीना कैसे आ सकता था। वह वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठे और वहाँ से आ गए। मुझे लगा शायद मोहित को लड़की पसंद नहीं आई, या हो सकता है वो इस लड़की के बारे में कुछ जानते हों और उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते हों। अब फिर से एक और लड़की तलाश करनी पड़ेगी। मैं डर रही थी कि कहीं वो ये ना कह दे कि हम यहाँ शादी नहीं कर सकते। घर आए तो मैंने सबसे पहले यही सवाल किया, मोहित, क्या तुम्हें लड़की पसंद आई? वो बोले, जब तुम लोगों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे क्या पूछना? ऐसा कैसे हो सकता है मोहित, हम आपकी राय के बिना कोई फैसला कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लड़की पसंद नहीं है तो हम दूसरी लड़की देख लेते हैं। तो क्या हुआ? हम सब को चंपा पसंद है। तभी वो बोले, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है? तुम सबको पसंद है तो मुझे भी। तुम सबके फैसले पर कोई ऐतराज़ नहीं है। बाकी रहे लोग तो ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। पहले एक नज़र सोनू को भी दिखा दो, वो एक नज़र देख चुका है, बस आप हाँ कह दें। मैंने डरते हुए कहा, अरे भाई ठीक है, लड़की से ज़्यादा उसका ख़ानदान तो तौर तरीका, माता पिता देखे जाते हैं, वो तो सब ठीक है, तो हाँ कह दे। हाँ कह तो दिया है, उन्होंने एकदम जवाब दिया और मैंने सुकून की सांस लिया। अगले कुछ दिनों में हमने ये रिश्ता पक्का कर दिया। 1 महीने बाद ही शादी की तारीख पक्की कर ली। 1 माह कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला और हम बहुत धूमधाम से शिल्पा को ब्याह कर अपने घर ले आए। जैसा उसके बारे में हमने सोचा था वो बिल्कुल वैसी ही थी, बल्कि उससे भी अच्छी थी। वो बहुत अच्छी आदत की थी और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली लड़की थी। खूबसूरत, गुणवान, पढ़ी लिखी, और भला क्या चाहिए था। मेरा बेटा उस पर जान छिड़कता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मोहित बहू के घर आने के बाद पहले से भी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और उन्हें बेटे और बहू की खुशियों से कोई मतलब ही नहीं था। वो सबसे अलग अलग रहने लगे थे, घर में अजनबियों की तरह रहते थे और सिर्फ काम से ही बात करते थे। बहू से कम बात करते, लेकिन जब जब वो सामने आती उनकी नज़रें बड़े प्यार से उसको देखती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि बहू तो बेटी जैसी होती है, उनके दिल में पता नहीं क्या चल रहा है। कई बार मैंने नोटिस किया कि वो बहू को देखकर कमरे में चले जाते और जब मैं अचानक कमरे में जाती तो उनकी आंखों में आंसू होते। मैं पूछती तो कहते बस वैसे ही आंखों में पानी आ गया था। वो पहले से भी ज़्यादा
चुप चुप रहते और बहाने से छुप छुप कर बहू को देखते रहते। मुझे उनकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता। आखिर ये सब चल क्या रहा था? मुझे कुछ बताने को भी तैयार नहीं थे। मैंने सोच लिया था आज खूब हंगामा करूंगी और सब कुछ जान कर ही रहूंगी। जब वो कमरे में आए तो मैंने बड़े गुस्से में पूछा, मोहित क्या बात है? आप हर समय बहू को ताड़ते रहते हैं। बहू तो बेटियों की तरह होती हैं और मुझे लगता है आप बहू को अच्छी नज़र से नहीं देखते। मेरे इतना कहते ही उन्हें भी गुस्सा आ गया। मुझे खूब सुनाया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? बहू बेटी होती है और चंपा मेरी बेटी ही है। कुछ देर चुप रहने के बाद अब मैंने फिर पूछा, आखिर क्या बात है? मुझे भी तो कुछ बताएं आप। जब भी चंदा को देखते हैं कहीं खो जाते हैं। चंपा आपकी किसी खोए हुए रिश्तेदार की हमशक्ल तो नहीं है जिसे देखते ही आप अतीत में चले जाते हैं? अब सच बताने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। बोले, हाँ किसी की हमशक्ल ही है। मैंने पूछा, किसकी हमशक्ल है? हमारी बहू। तो उन्होंने बताया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ एक लड़की भी पढ़ा करती थी जिसका नाम सीमा था। चंपा बिल्कुल उसकी हमशक्ल है। जब मैंने पहली बार उसे अपने माता पिता के घर में देखा तो मैं हैरान रह गया। मुझे लगा सीमा जिंदा होकर आ गई है। क्या मतलब? हाँ, वो मर चुकी है और उसे मरे हुए 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। इंसानों की शक्ल एक दूसरे से मिली जुली हो जाती है। वो आपकी क्लास फेलो थी, करीबी दोस्त तो नहीं थी जो इतने सालों बाद भी आप उसकी यादों को खोए हुए हैं। और इतने दिनों में तो लोग करीबी रिश्तेदार को भी भूल जाते हैं। मैं भी सीमा को भूल गया था, लेकिन चंपा को देखकर उसकी यादें ताज़ा हो गई। बिल्कुल वही शक्ल, वही आंखें, वही अदाएं। क्या उसके साथ आपका कोई दिली रिश्ता था? मैंने गौर से उनके चेहरे को देखकर पूछा। उनके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। अब तो उसे मरे हुए बरसों बीत गए, मगर मुझे लगता है जैसे ये कल की ही बात हो। इसका ये मतलब है आपका उससे कोई दिली रिश्ता था जो अब तक उसे भूल नहीं पाए। ये बताइए उसकी मौत कैसे हुई? उन्होंने कहा, ये एक बहुत खतरनाक हादसा था। वो अपने अतीत में खो गए। उनका दिल बीते दिनों की यादों में खो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। मैं 3rd ईयर में था और वो 2nd ईयर में थी। हम दोनों साथ में एक ही बस में जाते थे। शुरू में हम एक दूसरे को छुप छुप कर देखा करते थे। फिर हमारी बात होने लगी और हम एक दूसरे के करीब हो गए। सुबह के टाइम बस जहाँ से आती थी वो स्टॉप हमसे 4 किलोमीटर पहले आता था। जब हम बस पर चढ़ते तो बैठने को जगह नहीं मिलती थी। 10 किलोमीटर तक सफ़र खड़े खड़े ही करना होता था। जिस सीट पर वो बैठी होती थी मेरी कोशिश होती उसके पास में खड़े होने की जगह मिल जाए। फिर मैंने सोचा किसी तरह उससे बात हो जाए, लेकिन वो बहुत सीधी लड़की थी, किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मुझे अब उससे बात करनी थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद हमने बात करनी शुरू की। एक दिन मैंने उसे छुट्टी के बाद चाय पर जाने को पूछा। उसने हाँ में जवाब दिया और हम कॉलेज के सामने वाली कैंटीन में एक साथ चाय पीने चले गए। उसके बाद हम अक्सर कैंटीन में चाय पीने जाने लगे थे। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। मैं हमेशा उसके लिए बड़ी वाली आइसक्रीम मंगाता। वो आधी आइसक्रीम छोड़ देती तो बची हुई आइसक्रीम मैं खा लेता था। इसी तरह फ्रूट चाट भी बड़ी प्लेट मंगाता, वो आधी ही खाती, बाकी मैं खा जाता। उसका बचा हुआ खाना मुझे बहुत पसंद था। साल भर में हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए थे। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और सबकी लाडली थी। वो अक्सर अपनी फैमिली के बारे में बात करती थी और ऐसे बताती मुझे लगने लगा था मैं भी उसकी फैमिली का हिस्सा हूँ। वो अपने ख़ानदान के मसले भी मुझसे बताती और कहती, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अपने ही हो। उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन एक पल ऐसा आया जिससे मेरा सब कुछ छिन गया और मैं अकेला रह गया। ये दिसंबर की एक सर्द रात थी। बारिश के साथ साथ खूब बर्फ पड़ रही थी। इस रोज बस नहीं आई थी और हम लोग खटारा टैक्सी में सफ़र करने पर मजबूर हो गए। और वो जिस टैक्सी में थी वो बर्फ़ की वजह से खाई में जा गिरी। सर्दी के दिन बारिश और बर्फ़ नीचे बहते हुआ पानी भी जम चुका था। हम करीब 30 मिनट बाद वहां पहुंचे क्योंकि हमारी टैक्सी बहुत पीछे चल रही थी। भीड़ देखकर हमारे ड्राइवर ने टैक्सी रोकी। गिरने वाली टैक्सी पूरी तरह पिचक गई थी और आधी से ज़्यादा पानी में डूबी हुई थी। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस और हम लोग सभी जख्मी को शीशे तोड़कर निकाल रहे थे। सर्दी की वजह से हाथ पैर सुन्न हो रहे थे और डॉक्टर भी लोगों के इलाज में लगे हुए थे। इतने में 2 लड़कियों को टैक्सी से निकाला। उसमें से एक सीमा थी। वो बुरी तरह जख्मी थी। डॉक्टर ने नब्ज चेक की
आंखें खोल कर देखा। डॉक्टर के चेहरे से मैं समझ गया कि सीमा इस दुनिया में नहीं रही और दूसरी लड़की जो उसकी क्लास फेलो थी वो भी मर गई थी, क्योंकि उसकी गर्दन और सर पर गहरी चोटें थी। ठंडे पानी में गिरने की वजह से उनके चेहरे नीले पड़ गए थे, जैसे किसी ने सफ़ेद कपड़ों को बहुत ज़्यादा नीला लगा दिया हो। और इतनी ठंड के बाद भी मुझे पसीने आ रहे थे। तभी मैं चक्कर खाकर गिर गया। एक आदमी ने आकर मुझे पकड़ा। उसे लगा मैं फिसल गया हूँ। मैं तो सीमा के चेहरे को जमा हुआ देखकर गिर पड़ा था। मेरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। सारे ख्वाब वादे अरमान सभी टूट गए थे। उसी दिन से मेरी ज़िंदगी की सुई रुक गई। मेरी सोचने समझने की शक्ति, जीने की उम्मीद, कुछ करने का हौसला, सब कुछ खत्म हो गया। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, ये बात सुनते थे, लेकिन आज तजुर्बा हो गया। कॉलेज के लड़के सब अपने घर चले गए थे। बारिश की वजह से शाम तक अर्थी का इंतजाम हुआ। इस हादसे के बाद काफ़ी दिनों तक मैं कॉलेज नहीं गया, क्योंकि अब मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। कॉलेज जाने का भी दिल नहीं करता था। जैसे तैसे पेपर दिए और कॉलेज छोड़ दिया। बेदिली से पेपर देने का नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। मुश्किल से पास हुआ। अब मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता, ना किसी से बात करता, ना दोस्तों से मिलता। घर वाले कहते क्या इरादा है, आगे पढ़ाई करनी है या नौकरी करनी है या बिजनेस करना है। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देता था। वो मेरी परेशानी नहीं जानते थे, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। सीमा और मेरे बीच में जो कुछ भी था उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मैं सोचता था बाकी की ज़िंदगी में सीमा के बिना कैसे जी पाऊँगा। समय के साथ हर जख्म भर जाता है। मेरे माता पिता जब मुझे ऐसे उदास देखा तो फैसला कर लिया कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। शायद इसे जीवन साथी की ज़रूरत है। फिर मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। ये सोचकर ख़ानदान में रिश्ता तय किया कि कुछ ऊंच नीच होगी तो बात संभल जाएगी। मैंने भी हालात के साथ समझौता कर लिया। शादी के बंधन में निभाने के लिए मैं चुप रहा और तुम्हारे बार बार सवाल करने पर भी कुछ नहीं बता सका। तुमने भी निभाने की सोच ली थी। बच्चे हो गए, हम उनकी परवरिश में बिजी हो गए। अपना होश ही नहीं रहा। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। अपने अतीत को भूलने लगा और समय बीतता गया, मगर चंपा को देखकर मुझे वो हादसा याद आ गया। अपनी बहू में मैंने सीमा की झलक देखी तो मुझे यकीनन नहीं आया कि लोग इतने मिलते जुलते भी होते हैं। मुझे लगा जरूर सीमा और चंपा करीबी रिश्तेदार होंगी। बस फर्क इतना है, सीमा चश्मा लगाती थी और चंपा चश्मा नहीं लगाती। लेकिन अब जबकि बहू भी चश्मा लगाने लगी है, मुझे ऐसा लगता है सीमा जिंदा होकर मेरे सामने आ गई है। हालांकि मैं जानता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। मैं चंपा से पूछूंगी। उसके खानदान में कोई सीमा नाम की लड़की थी जिसकी मौत टैक्सी एक्सीडेंट में हुई हो। सीमा और चंपा में कोई करीबी रिश्तेदारी भी हो सकती है। मैंने मोहित की आंखों में आंसू देखकर उन्हें दिलासा दिया और माफ़ी भी मांगी कि मैंने उनको गलत समझा। साल भर बाद भगवान ने चंपा को बेटे की खुशी दी। हम सब बहुत खुश थे, सबसे ज़्यादा मोहित खुश थे। सालों बाद मैंने उनकी आंखों में इतनी खुशी देखी थी, उन्हें इतना हंसते मुस्कुराते देखा था। वो पोते पर जान वारते थे। अब सूने घर में उनका दिल लग गया था। सारा दिन पोते के साथ खेलते रहते। उनकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। कुछ दिन बाद चंपा के माता पिता ने हमें दावत पर बुलाया और अपने फैमिली के कुछ लोगों को भी बुलाया। दावत में बातों के बीच में ये भी पता चल गया कि चंपा और सीमा क्यों एक दूसरे से इतनी मिलती थी। असल में सीमा चंपा की बुआ थी जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और ये बात सीमा की माँ ने बताई। वो हमें अपने पुराने फ़ोटो एल्बम दिखाने लगी जिसमें सीमा की बहुत सी फ़ोटो थी। मोहित ने उसे पहचान लिया। उन्होंने पूछा, ये मेरी बहू की हम शक्ल कौन है? ये इसकी बुआ है। जिस टाइम वो कॉलेज में पढ़ती थी उसका देहांत हो गया था। उसकी टैक्सी खाई में गिर गई थी। ये कौन से सन की बात है? चंपा की दादी ने सन बता दी। क्या सीमा गोकुल कॉलेज में पढ़ती थी? मोहित ने पूछा। हाँ बेटे, वो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन तुम कैसे जानते हो? आंटी, सीमा मेरी कॉलेज फेलो थी, हम साथ में ही पढ़ते थे। मोहित बहुत दुखी हो गए थे। हम सब भी ये बातें सुनकर चुप हो गए। उस दिन के बाद मोहित चंपा का बहुत ख्याल रखते।
उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते और बहुत प्यार से बात करते। वो चंपा का ख्याल ऐसे रखते जैसे लोग अपनी बेटियों का रखते हैं। कभी मैं भी उसे डांटने लगती तो वो मुझसे कहते, इसे कुछ मत कहो, इतनी अच्छी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। उनकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो जाती और सीमा की भतीजी को अपनी बहू के रूप में देखकर उन्हें सुकून मिलता था। सीमा को खो देने के बाद वो बहुत अकेले पड़ गए थे और अपना दुख किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन चंपा को सुकून में देखकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे सीमा की आत्मा को शांति मिल रही हो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। मैंने भी सीमा की याद को मोहित की कमजोरी समझकर माफ़ कर दिया। वो बहू को देख देख जीते, हम उसकी हर बात मानते। वो जो हुक्म करती फौरन उस काम को करते। ऐसा लगता था चंपा के सामने उसकी किसी बात को मना करने की हिम्मत ही नहीं होती। वो अगर आसमान से चांद लाने को कहती तो मुमकिन था वो ऐसा ही करते। अब वो सीमा को सपने में देखने लगी और जब जब वो सीमा को सपने में देखते सुबह उठकर मुझे ज़रूर बताते, और जब वो मुझे अपना सपना सुनाते बताते पूरी तरह सीमा की यादों में खोए हुए होते। वो ये भी भूल जाते कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उनकी इस बात का बुरा मान सकती हूँ, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि इन बातों से मोहित को खुशी मिलती है और उनकी खुशी का ख्याल रखना मेरा फर्ज भी था। वैसे भी कुछ बातों पर इंसान का बस नहीं चलता। अगर मैं उन्हें इन सब से रोकती तो वो खुद को फिर से हमसे सबसे अलग कर लेते और अपने गम में खो जाते। मैं ये नहीं चाहती थी वो मुझसे दूर हो जाए। मैं ये बात अच्छी तरह समझती थी कि अगर पत्नी अच्छी दोस्त बन जाए तो पति के दिल के करीब हो जाती है। शादी के बाद से ही मैं उनके दिल से दूर थी। अब जब करीब हुई तो बहुत ज़्यादा करीब हो गई। वो अपने सारे दुख सुख मुझसे बताते और हर बात पहले मुझे बताते थे। उन्हें मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि मैंने उनके दिल पर लगी अतीत की धूल को साफ कर दिया था। उनके दिल का बोझ हल्का हो गया था। और मैं बुरा मानती ही किस वजह से? एक ऐसी औरत जो इस दुनिया में ही नहीं, वो मेरी बराबरी कैसे कर सकती थी? मैं भगवान से प्रार्थना करती वो मेरे पति को सुकून और मुझे सब्र दे। जब मैं मोहित की अच्छी दोस्त बन गई तो मुझसे हर टाइम बात करते रहते। दूर रहकर भी वो मेरे आसपास होते। समय ऐसा बदला कि वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते थे। जिस इंसान से मैं बात करने को तरसती थी आज वो मुझसे खुद हर टाइम बातें करते रहता था। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया कि वो अपनी मरी हुई मासूका को भुलाकर पूरी तरह मेरे हो गए। मोहित ने सीमा के बारे में बातें करना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ मेरे बारे में बातें करते, मेरा ख्याल रखते, मेरे बिना खुद को अकेला महसूस करते। मैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गई थी। जब मैं घर में कुछ काम कर रही होती उनको दिखाई नहीं देती तो फौरन मेरा हाल पूछने लगते। दरवाजे से अंदर आते ही मुझे आवाज़ लगाते, कहते, कहाँ हो मेरी धर्मपत्नी जी? बच्चों से पूछते, कहाँ है तुम्हारी दादी? मैं किचन में होती तो वहाँ आ जाते, कहते, क्या हो गया है मुझे? अगर मैं घर में तुम्हें ना दिखूं तो चैन नहीं मिलता। मैंने जवाब में कहा कि शुक्र है चंपा हमारे घर में बहू बनकर आई। सालों बाद जाकर आपके दिल का राज खुला तो आपने सीमा की यादों को अपने दिल से निकाल दिया, वरना आप ऐसे ही उनकी यादों में जलते रहते। आज हम सब एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा परिवार सुखी परिवार हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.